स्वागत है आपका पॉलिटी के पूर्वावलोकन में। अभी तक जो भी टॉपिक्स हमने किया था उसमें से जो अगली टॉपिक है वो टॉपिक है आपका शासन प्रणाली। ठीक है, तो शासन प्रणाली पे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, खास करके 2021 का। तो देखो, सबसे पहले तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं। इस आज के जो क्वेश्चन होगा उसमें हम कुछ जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको भी हम आपके सामने रख देंगे, तो उसको भी देखिएगा, क्योंकि ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन टॉपिक्स बन जाता है। आप देखेंगे अभी हाल में बीपीएससी का एग्जाम्स हुआ है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन आप देखोगे कि पूर्वालोकन, चाहे वो ये तुम्हारा पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, वो उपयोगिता आपको वहाँ पे सिद्ध कर चुका है। तो इसके लिए कोई ये मत सोचना है कि पता नहीं सर इसका क्या फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम्स दे रहे होगे या आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको इसका फायदा जरूर दिखेगा। क्योंकि इसमें एक शब्द लिखा हुआ है राजतंत्र, है ना, राजतंत्र। तो राजतंत्र कहता क्या है? कहता है कि शासन की क्या है, ये राजतंत्र एक प्राचीनतम रूप है या प्राचीनतम पद्धति बोल सकते हो, क्योंकि राजा होता था और प्रजा होती थी और राजा राजतंत्र होता था। इसमें जो शक्ति होती है राजतंत्र में, किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। ठीक है, एक व्यक्ति में पूरी की पूरी शक्ति को निहित कर दिया जाता है, जो राजतंत्र होता है। यानी कि जो राजा होगा वही ऑल इन ऑल है, उसी की जो फैसला होगी, उसका जो डिसीजन होगा वो सभी लोग मान्य करते हैं। यहाँ पे एक बात कहा गया कि जो अनुवांशिक उत्तराधिकार का कॉन्सेप्ट आता है राजतंत्र में, यानी राजा का बेटा राजा, है ना। आप देखोगे हायरार्की चलाएगा इस तरह से। कुलीन तंत्र, जिसे एरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं, यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है। ऑटोक्रेसी में क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी जिसको बोलते हो, उसमें क्या होता है कि जो सत्ता होगी कुछ लोगों के हाथ में होगी, मतलब 10 लोग हो, 15 लोग हो, मतलब एक गिन जिसको आप काउंट कर सकते हो, फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। तो ऐसे लोगों की एक शासन होती है जिसमें एक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है और इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक होता है एरिस्टोक्रेसी, राजतंत्र आपने देखा। इसी में एक आता है तानाशाही, जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, है ना। तानाशाही यानी अधिनायक तंत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे शासन का रूप जिसमें एक व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल के प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। आप देख लो यहां से उठा करके, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया का है, तानाशाही तो है, तानाशाही है। जो भी चीज जो मन में आए उसी को लागू कराना है, कोई उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के प्रति नहीं है। उसी में से एक शब्द आता है प्रजातंत्र, उसमें से दूसरा जो शब्द आता है वो है प्रजातंत्र, यानी जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। यह ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी में जनता में सत्ता निहित होती है। सत्ता किसमें निहित होगी? जनता में होगी, चाहे जनता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसको चुनाव करे। अर्थात जनता की क्या होती है? जनता की संप्रभुता होती है। तो ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन बनेगा कि डेमोक्रेसी की बात, तो जनता संप्रभु है। ठीक है, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, है ना। जैसे संगठनात्मक शासन, एकात्मक शासन, और व्यवहार के रूप में देखोगे तो संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि राज्य का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, राज्य का जो महत्वपूर्ण तत्व है, उसमें संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और साथ ही साथ सरकार यानी कि सत्ता। कहता है कि किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। यदि संप्रभुता सॉवरेनिटी उसकी नहीं है तो राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। और कहा जाता है कि 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था। आज क्या है? हम संप्रभु। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था, ब्रिटिश क्राउन की शासन था हमारे, इसलिए हम संप्रभु नहीं थे। 1947 के पहले की बात हुई। भारतीय संविधान के अनुसार देश की जो संसदीय प्रणाली होती है उस प्रणाली को अपनाया गया, और जिसमें जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उन्हीं का ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में देखोगे कि एक बात होती है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की। ठीक है, यानी संसदीय प्रणाली को आप मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हो। अभी बिहार का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। बिहार में क्वेश्चन आया था कि जो राज्य मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है ना। ध्यान रखिएगा, जो केंद्र सरकार पे जो मंत्री परिषद होगी तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और राज्यसभा में जो होगी वो किसके? विधान
सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा, इस संसद प्रणाली में संसद विधि निर्माण सर्वोच्च संस्था होती है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में, और कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। तो मंत्रिमंडलीय में संसद के प्रति आ जाएगा और राज्य के अंदर में विधानसभा के प्रति। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्त यानी कि बहुमत में रहेगा तब तक है। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संपूर्ण सत्ता केंद्र और राज्यों में संवैधानिक रूप से बटा हुआ। संवैधानिक रूप से क्यों बटा हुआ है? क्योंकि ऑल थिंग्स आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में सबकी सीमाएं और उसकी क्या बोलोगे अधिकार तय है। राज्य क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, केंद्र क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सभी के कार्य फंक्शनलिटी आपके रिटेन होते हैं। कहता है कि यहाँ पे सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक, राजनीतिक और साथ ही साथ व्यवस्था जो है एक विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरी बात हम देखते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली में होता क्या है कि आप देखोगे, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, अमेरिका को ले लो, तो अमेरिका में भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, लेकिन अध्यात्मक है। और हमारे यहाँ क्या है? मंत्रिमंडलीय परिषद, संसदीय है ना। तो देखिए कहता है कि अध्यक्षात्मक प्रशासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भी के नाम से जानते हैं, समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अध्यात्मक शासन प्रणाली में सारी की सारी वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहां आपको दिखेगा अमेरिका में अध्यात्मक शासन प्रणाली। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, सेंट्रलाइज होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका कैसी होती है? नाम मात्र की होती है। और ये सारा पॉइंट किसका आप पढ़ रहे हो? आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का पढ़ रहे हो। यानी कि जो राष्ट्रपति होगा वो अपने मंत्रियों का चुनाव के लिए स्वतंत्र है और साथ ही साथ मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की कोई भूमिका नहीं होगी, नाम मात्र की भूमिका होती है। यानी यह स्पष्ट करता है क्या, जो शब्द आप पढ़ते हो भारतीय संविधान में प्रियम्बल में, हम भारत के लोग, यानी स्पष्ट क्या करता है? भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत कौन है? जनता। इस पॉइंट को याद रखिए। जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है कौन? जनता। जनता चुनेगी, जनता चुन के भेजती है, संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, कानून बनाएंगे हमारे लिए, तो जनता ही सर्वोच्च हुआ ना। अब बताइए, कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों की को जनता के सेवक का दर्जा है। लेकिन आजकल सेवक तो कम, मालिक दिखते हैं लोग। एक बार चुनने के बाद कहाँ जाते हैं? अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में एक बार चुन करके तो देखो, है ना। तो वही हाल होती है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्ट विभाजित किया गया है। इसलिए देखोगे कि भारतीय संविधान को परिसंघीय कहा गया है। जहां ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में क्या है? राज्यपाल का पद। ये क्वेश्चन हो सकता है, यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के क्या क्या लक्षण, क्योंकि आप देखोगे बीपीएससी ने तो इस बार एक्सपेरिमेंट शुरू कर ही दिया है, यूपीएससी तो था ही, यूपीपीसीएस में भी इस तरह के कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। यदि आपका पूछेगा कि भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के लक्षण कहां कहां आपको दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण आपको कहां कहां दिखाई देते हैं, ऑप्शन में दे राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। ठीक है। कहता है भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, वो निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है।
हमारे यहाँ मेरी इंग्लैंड की तरह ऐसा नहीं है कि राजा होगा, है ना। हमारे यहाँ जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है वो भी क्या है, इलेक्टेड है, निर्वाचित है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया गया। कहता है कि भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्था के तत्व हमारे यहाँ पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः कैसा है, संघात्मक। यदि ऑप्शन में रहे कि संघात्मक है कि एकात्मक है और कहीं पे लिखा रहे दोनों, तो दोनों मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी किसकी है, संघात्मक की। मूलतः संघात्मक है लेकिन लक्षण तो दोनों किसमें पाए जाते हैं। केसी व्हीलर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत का अर्ध संघात्मक राज्य, कहा है उन्होंने अर्ध संघात्मक। ऑस्टिन का स्टेटमेंट है कि भारतीय संघवाद को उन्होंने क्या कहा, सहकारी संघवाद। तो ध्यान रखिएगा, सहकारी संघवाद शब्द किसने यूज किया, जी ऑस्टिन ने। और केसी व्हीलर ने अर्ध संघात्मक राज्य की बात किया। दूसरा, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य में है, एक बैलेंसिंग करता है ना। केसी व्हीलर ने कहा कि भाई कि जो भारतीय संविधान है अधिक लचीली और अधिक कठोर के मध्य कैसा करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। जहां उसे लगता है कठोरता दिखाना, वहां कठोरता भी दिखाता है और कहीं कहीं पे वो लचीलापन भी दिखाता है। वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, एकदम क्या बोलते हो, नैरो नहीं बनाया गया, एकदम तंग नहीं किया गया, है ना। चलिए आपसे पहला सवाल देखते हैं, इसमें सवाल थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। यहां भी हमने आंसर्स को हाइड कर दिया है, एक्सप्लेनेशन को मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से कौन परिभाषित करता है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं, यह है राज्य का डिफिनीशन। या वो कहता है कि बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं, आए हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है, डी नंबर जो ऑप्शन है वो आपको कहता है एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ध्यान रखना, इसमें ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको कॉन्सेप्चुअल बेस पे बनाना पड़ेगा, इसमें रट के नहीं होगा। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है व्यक्तियों का समुदाय जो बिना किसी बाह्य तंत्र, ध्यान से रखिएगा, बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करके उसकी एक संगठित सरकार है। ये ऑप्शन ए क्यों राइट हो गया उसका मैं कारण बता रहा हूं, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक शब्द दिया था कि राज्य होने के लिए क्या है, राज्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखो इस लाइन को, यहाँ पे कहा राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार या सब। इस तरह से देखोगे तो पहला आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे देख लो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दी डाल दिया है। राज्य शब्द जो है एक राजनीतिक संस्था या संगठन को क्या करता है, एड्रेस करता है, संदर्भित करता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासी, यानी वो संप्रभु होंगे, सॉवरिन होंगे, ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप होगा, ऐसे व्यक्तियों की कम्युनिटी होगी जिसका एक संगठित सरकार होगा और वो आंतरिक और विदेशिक मामलों में बाह्य नियंत्रण से मुक्त होगा। यदि सॉवरिन है, संप्रभु है, अपने फैसले खुद लेगा, वो किसी के दबाव में नहीं लेगा, किसी के कहने पे नहीं लेगा। जो अभी शब्द हमने देखा था, राज के मूलभूत प्रमुख तत्व क्या क्या है, व्यक्ति यानी जनसंख्या था जनता, दूसरा सरकार या सत्ता, और तीसरा उसका भूभाग, चौथा संप्रभुता, ठीक है, और किसी राज का अनिवार्य तत्व क्या है, संप्रभुता। क्लियर है। इसीलिए हमने आपको जो डिस्कशन किया था उसमें भी था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष।
बिल्कुल आंसर क्लियर आपको पता चल रहा होगा कि आंसर इज द सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संप्रभुता, न कि ध्वज, है ना। ध्वज तो बाद में भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्वज होने से मतलब ये नहीं कि आप राज्य हो गए। आंसर इज सी इज द राइट आंसर। चार तत्व में से। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है और कौन से कथन नहीं है, बता। आपको मतलब सही काउंट करना है, इसमें से करेक्ट आंसर आपको निकालना। कहता है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रमंडल की सदस्यता राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। इसमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर सही नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है ना। बताओ क्या होगा। बिल्कुल सही। आंसर क्या होगा, केवल और केवल एक सही होगा, क्योंकि देखो हम राष्ट्रमंडल का सदस्यता ले लिए, इसका मतलब थोड़ी ना कि हमारी संप्रभुता कम हो जाए। राष्ट्रमंडल खेल होता है ना भाई, देखो ना बहुत सारे मेडल जीत के भी हमारे प्लेयर्स आते हैं। तो ये इसका मतलब नहीं कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता हम ले लेंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारी संप्रभुता कम हो जाएगी। इसलिए हमारा सबसे यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो तो ये सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है, ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली, ठीक है, भारत भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्र। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। संसदात्मक दोनों हमने देखा था, संसदात्मक या अध्यक्षात्मक दोनों था, एक ब्रिटेन और एक जगह अमेरिका में आपको दिखता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। क्या न्यायपालिका की कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, क्या कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, क्या कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, क्या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा। संसाधक में क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है। क्लियर है। छठा नंबर क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होगा, संसद के सभी राजनीतिक दलों की सरकारों में प्रतिनिधित्व हो। दूसरा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी हो, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है। चौथा, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि पूरी होने पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। क्लियर है। अब बताइए कौन सा आंसर होगा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप कोशिश करेंगे तो बन भी जाएगा। पहला स्टेटमेंट कहता है संसद के प्रति राजनीतिक दलों की सरकार का अरे भैया ऐसा थोड़ी ना है कि संसद में सभी दल आ गए हैं, रंगा बिल्ला सब है, चार पांच गो पार्टी है तो चारों पांच इस पार्टी सरकार, जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार बनेगी। यानी इसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। बिल्कुल सही, अभी हमने डिस्कस भी किया था। और संसद के द्वारा ही हटाई जा सकती, बहुमत खो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ना। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे एक आर्टिकल याद रखिएगा। ये जो आर्टिकल है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्लाउज 3 75 क्लाउज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। डिफरेंस बता रहा है। देखो भारत में भी संसदीय प्रणाली है, ब्रिटिश में भी, ब्रिटेन में भी है, लेकिन हमें कुछ क्या है, हमें कुछ डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, हमें क्या चीज का डिफरेंस है, वास्तविक और नाम मात्र का डिफरेंस है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का डिफरेंस है या द्विसदनात्मक में विधायिका का डिफरेंस है। भाई द्विसदनात्मक का नहीं है, हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है, ये सिमिलरिटीज है। नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव का भी है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली, जो न्यायिक पूर्ण विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली की बात है, वो भारत में और इसमें क्या है, डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन ये प्रणाली लागू नहीं है। ठीक है। इस अर्थ में देखोगे ब्रिटेन
और भारत के संसदीय प्रणाली में भिन्नता है। और दोनों में सिमिलरिटीज हो गया, बाकी ये तीनों क्या हो गया, सिमिलरिटीज हो गया, समानता हो गई। ये तीनों समानता हो गया, ये भिन्नता हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल इस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। संसदीय मॉडल पे क्वेश्चन है। कहता है कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत में संसद किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो, क्यों, क्योंकि देखो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के सिद्धांत को अपनाया गया। किसमें, ब्रिटिश मॉडल में। वहां संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है, जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर जो भारतीय मॉडल है उसमें संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। आपको ये केस याद रखना है। केशवानंद भारती बाद 1973 में अपने ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था, कहा कि यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को स्वीकार किया, लेकिन यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना, ठीक है, में परिवर्तन करने वाले कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार देखोगे कथन एक तुम्हारा क्या था, स्टेटमेंट सही था। और दूसरा, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में जाता है। आर्टिकल किसके द्वारा, आर्टिकल 145 क्लाउज 3 के द्वारा गठित जो की जाने वाली जो संविधान पीठ होती है उसको भेजी जाती है। और आर्टिकल 145(3) के प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई प्रश्न अंतर्वलित या इनहेरिटेड है या उससे संबंधित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा भाषा को आसान कर देता हूँ, थोड़ा सा भाषा को ट्विस्ट कर दिया है। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए यदि कोई संविधान का किसी चीज का उल्लेख करने के लिए, यदि उसका संबंध, ध्यान रखिएगा, यदि आपने कोई संशोधन किया उसका संबंध संविधान के किसी मुद्दे से जुड़ेगा या किसी टॉपिक से जुड़ेगा, तो उसको निर्वचन करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए कोई एक एकल पीठ नहीं हो सकती। जो संविधान पीठ बनेगी उसमें न्यूनतम जो न्यायाधीश होंगे, जो जज होंगे, उनकी संख्या 5 होनी चाहिए। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अविहित मतलब जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, ध्यान रखिएगा कीवर्ड नहीं है। पहला संसदात्मक सरकार, अध्यात्मक संघात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल अध्यात्मक सरकार। तो आंसर आप लोग ऐसे ही मार लिए होंगे, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में, तो धर्मनिरपेक्ष राज, भैया ये तो है। संसदीय पद्धति है, संघीय नीति है। आंसर इज डी इज राइट आंसर, डी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय संविधान, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। क्यों भाई, क्यों है? तो क्या भारत लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, इसलिए संसद संविधान का शोधन कर सकते हैं, इसलिए राज्यसभा का भंग नहीं किया जाता, इसलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ध्यान रखिएगा, अभी पिछले क्लास में भी मैंने, पिछले वाले स्लाइड में भी मैंने बोला था कि आपको अनुच्छेद 75 याद रखना है। क्या है भाई, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय स्वरूप के शासन की प्रमुख लाभ यह है कि, क्या है लाभ? पहला स्टेटमेंट कहता है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दूसरा,
यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक अधिक दक्ष है। तीसरा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। चौथा, सरकार सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, ये सही। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर कहता है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? पहला स्टेटमेंट कहता है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। और तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तीसरा कौन सा स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 इज अ राइट स्टेटमेंट। क्यों? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, नहीं तो 6 महीना बाद उनको तो लेना ही पड़ेगा। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है भैया तभी तक अपने पद पे बने रहोगे। तीसरा स्टेटमेंट इज गलत, आंसर इज अ राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। बोले ना कि बिना मंत्री बन सकता है बिना सदस्य बने, लेकिन 6 महीने के अंदर आप इस जयशंकर के केस में आपने देखा था। चलिए ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? क्वेश्चन नंबर 15 बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी होशियार है नहीं, इस बार इन्होंने सही कर दिया। डी में कर दिया क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में कर दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने टेस्ट पेपर भी किया था बीपीएससी वालों के लिए, तो मेरे मन में आ रहा था कि ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन में मैंने किया भी, तो मुझे लगा कि ऐसा ना बच्चा ये समझे कि अरे यार इन लोगों को ना ऑप्शन बनाने में टेंशन हो रही है, इसलिए इन्होंने डी को ई को ही 2 भाग में बांट दिया। और मुझे क्या पता था कि यूपीएससी पूरा बीपीएससी पूरा का पूरा पैटर्न ही वो फॉलो कर लेगी। मुझे मेरे मन में आया था, मैंने 1-2 क्वेश्चन में किया था कोशिश, ये फिर लगा कि फिर बच्चे कहेंगे कि यार ये लोग तो समय बचा रहे हैं, तो फिर हमने उसको ड्रॉप आउट कर दिया और वही एग्जाम में दिखा पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखो इसको थोड़ा सा इसके स्टेटमेंट पढ़ो फिर समझ में आएगा। देखो हमने देखा था कि शासन प्रणाली समानता कितनी पद्धतियां हैं? 2 पद्धति है, एक तो संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय, और ये भारत में ब्रिटेन से लिया गया। वहीं आप देखते हो कि संसदीय व्यवस्था में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका किसके प्रति होगी? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं, इसलिए इनकी डिपेंडेंसी किस पे बनेगी? व्यवस्थापिका के प्रति। क्लियर है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उत्तरदायित्व बोलते हो। साथ ही संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो न्यायपालिका किसके किसके कार्यों का कर सकती है? कार्यपालिका और विधायिका का। इस रूप से देखोगे कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर इज अ राइट, आंसर इज अ सही उत्तर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। क्या अभिव्यक्त करता है भाई? तो कहता है कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है, उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। दूसरा, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि उसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरा, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। और चौथा, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन
जिसकी जनता का नियंत्रण हसनोमुख दशा में है। मतलब क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार जो होती है उसमें अंतर्निहित सिद्धांत कौन सा है। देखो दिक्कत ये नहीं होता है कि आपने पढ़ा नहीं है या आपको पढ़ाया नहीं गया, दिक्कत ये होता है ना कि जब एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, तो उसकी भाषा को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो भाषा होती है ना वो आपको फंसा देती है। आप जानते हो यदि क्वेश्चन आपके साथ क्लास में डिस्कस कर देते ना लिबमैन में, तो आप आंसर्स कर लेंगे, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज को समझना, तो इस तरह की भाषा को समझना होगा। इसको इसमें करना क्या है, उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, तोड़ के पढ़ो, सीधे सीधे चीज समझ में आ जाएगी, क्लियर कट आ जाएगा। अब देखो, जो मंत्रिमंडल का स्वरूप की सरकार का अंतर्निहित इनहेरिट है, उसी में इनबिल्ड है, ऐसा स्टेटमेंट पूछ रहा है। कैसे, कौन से सिद्धांत है? ऑब्वियस सी बात है ना कि सरकार का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का एक क्रियाविधि मंत्रिमंडल। आंसर इज सी इज राइट आंसर। स्टेटमेंट देख लो। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। इसमें सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है, करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार का अंतर। इनडायरेक्ट हो गया ना। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, लोकसभा में कौन है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। एक तरह से तुम जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जनता है, उसके प्रति आपका उत्तरदायित्व सिद्ध होता है। तो देखिए ये होता है यूपीएससी का क्वेश्चन का, देखो है ना। देखिए आईएएस का एग्जाम का क्वेश्चन है, 2017 का प्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्ट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। भाई तो लोकसभा में कौन है? लोकसभा एक बिल्डिंग थोड़ी ना है, उसको तो नाम कुछ और भी दे सकते हो। लोकसभा में हमारे यहाँ जो लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो बैठते हैं, उनके प्रति है। इसका मतलब वो किसके प्रति है? जनता के प्रति। तो जनता के प्रति हुए ना, इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो सी बात है, जब राष्ट्रपति पद्धति है यानी अध्यात्मक सरकार यदि बना लोगे तो सारी शक्तियां तो राष्ट्रपति में, व्यवस्थापिका कैबिनेट कहां से आ गई, जरूरत ही नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में राजनीतिक व्यवस्था को मूलभूत लक्षण क्या है? पहला स्टेटमेंट, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसाधनात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। देखो तीसरा स्टेटमेंट तो क्या होना चाहिए आपका? सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च सत्ता किसमें है? भारत की जनता में निहित है। यह हमने क्लास के डिस्कशन वाले अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन में ही देखा था, है ना। तो हमने इसमें देखा था, तो सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया। यानी पहला स्टेटमेंट क्रॉस कर लो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी हो गया। अब कह रहा है ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ऑब्वियस सी बात है भाई ना, लोकतांत्रिक गणतंत्र तो है ही, हो गया। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है, क्योंकि भारत की पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा भारत की बात कर रहा है, तो ये भी हो गया। और चौथा क्या कहता है? एकीकृत शक्ति। एकीकृत शक्ति कहाँ हो गया? संघीय है ना भाई, एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता। तो डी इज 4 इज रॉन्ग हो गया, आंसर इज राइट, आंसर बी इज राइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत का एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत में एक कल्याणकारी राज्य है, यानी कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है। तो बात लोकतांत्रिक, ठीक है भाई, प्रभु सत्ता संपन्न, ये तो हमने पहले भी क्लास में देखा है, लोकतांत्रिक समाज है ही, और भारत में कल्याणकारी राज्य है, यानी कि आंसर इज डी इज राइट आंसर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक सवाल ये भी हो सकता है, लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है? हमें हमें मिलता है डीपीएसपी में। देखेंगे कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ अभिव्यक्त है? नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? भारतीय राजतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा
भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। ठीक है, यानी कैसा है, विधि का शासन है, यह गणतंत्र है न कि राजतंत्र। ठीक है, भारत गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। प्रत्येक 5 साल बाद क्या होता है, चुनाव होती है। आंसर क्या हो जाएगा, राजतंत्र नहीं है, यानी सत्तावादी सरकार। आंसर इज डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार जो है कहां से प्राप्त होता है, क्या भारतीय संविधान से प्राप्त होता है, भारत के राष्ट्रपति से होता है, संसद से होता है, भारत के प्रधानमंत्री से होता है। ऑब्वियस ही बात है ना, संविधान में क्या कर दिया गया, केंद्र और राज्यों के जो जो कार्य हैं सारे डिफाइंड है, संविधान है ना, भारतीय संविधान से प्राधिकरण मिलता है। देखते नहीं कि कहीं केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी को बोलता है भाई हमें तो संविधान से अधिकार मिला है, हम तो संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब फॉलो करना होता है तो संविधान की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। पहला स्टेटमेंट है, अच्छा 2021 का ही क्वेश्चन है यूपीएससी का। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसमें प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, और कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। सांविधिक सरकार किसको बोलेंगे, है ना, पहले ही बार में आंसर आपको दिख गया होगा। वही सरकार ना जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, भाई बाउंड्रीज देखा होना चाहिए उनका। ठीक है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन और कारण है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण, कथन और अभिकथन है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का एक संविधान है। तो बताओ कि लोकतांत्रिक देश होने के लिए क्या एक संविधान होना जरूरी है, यानी ए और आर दोनों सही, और आर ए की व्याख्या कर रहा है, रीजन है और असर्शन है ना। दूसरा कहता है ए और दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर अच्छा है, ए सही है परंतु आर गलत है, और ए सही है परंतु ए गलत है परंतु आर सही है। क्या सही है, एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसका कारण है कि भारत का एक संविधान है। देखो इसका स्टेटमेंट को ना फिर से देखोगे ध्यान से, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका संविधान होगा तभी ये लोकतांत्रिक देश होगा। इसीलिए ए और आर दोनों सही है, लोकतांत्रिक देश तो है ही और हमारा एक संविधान भी है, ए भी सही है और आर भी सही है। लेकिन जो आर है, रीजन है, जो एसर्शन जो दिया है उसकी सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है वो देखो ध्यान से। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसका प्रमाण हमें संविधान को देशिका में मिलता है। क्यों, क्योंकि हमने शब्द क्या यूज किया, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। यानी लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के संयुक्त रूप से किए जाते हैं। यानी भारत में शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया जाता है, इसलिए हम लोकतांत्रिक है ना, इसलिए नहीं कि हमारे संविधान है तो इसलिए हम लोकतांत्रिक है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सुशासन को की विशेषता नहीं, अच्छा सुशासन की विशेषता नहीं है, ये तो क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा, लाल फीता सा ये सुशासन की व्यवस्था नहीं। ठीक, चलिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो याद रखना, जब हम कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट यह है कि विशेष रूप से कमजोर वर्ग
यानी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य को क्या करना है, अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और कंटिन्यूअस काम करना है। यानी नागरिक का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है, क्या है, हमने एक कहानी बना दी, क्रीमी लेयर, मलाईदार परत जिसको बोलते हो, अर्थात पिछड़ों में अग्रों को लोक नियोजन में आरक्षण का प्रबंध नहीं किया गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे और भी ऐड कर दिया, जैसे इसने कहा है कि किसान समृद्धि योजना है, जिसमें सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है ना, किसान समृद्धि योजना। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है, जैसे हम लोग अभी तुमने देखा होगा कि अनाज का जो कोविड के ड्यूरेशन में सबको देने की बात हुई थी, तो जो बीपीएल कार्ड धारक थे, मतलब जो गरीब थे या जिन्होंने बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन था, ऐसा इस तरह से हमने सुकन्या योजना हो गया या पहल योजना हो गया, ऐसे बहुत सारी योजनाओं को हम करते हैं। तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम क्योंकि लोकतांत्रिक सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए लोगों को मदद करें। इसलिए आंसर इस क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। राज्य हर जगह है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ना, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की, किस धारणा का व्याख्या करता है। बिल्कुल सही, कल्याणकारी राज्य का बात करेगा, क्योंकि राज्य हर जगह है, यानी यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। कल्याणकारी राज्य का सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको संदर्भित होकर करती है। यानी मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान करना या आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक कार्य सीमित नहीं है कि भाई हमने तुमको स्कूल दे दिया, चलो हमने तुमको रोड दे दिया, हॉस्पिटल दे दिया, नहीं, सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, समग्र विकास करना है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। पहला कल्याणकारी राज्य, भैया ये तो है, राजनीतिक समानता, समाजवादी राज्य और साम्यवादी राज्य, बताओ कौन कौन सा है, बताइए, सोचिए। ऑब्वियस सी बात है ना, कल्याणकारी राज्य तो है ही, राजनीतिक समानता है ही, समाजवादी राज्य है ही, तो भैया साम्यवादी राज्य नहीं हुआ ना, क्योंकि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक समानता, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, इन दर्शनों को आत्मसात किया है, लेकिन साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। देखोगे कि समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता या न्याय की बात जब तो करते हो, ये हमें उद्देशिका में मिलती है, और कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 के जो डीपीएसपी है, राज्य के जो नीति निषेधक तत्व है, उसके अंतर्गत समाहित है ना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत संस्थात्मक प्रजातंत्र है। यूपीपीसीएस पीरी 2005 में है ना, हाँ 2005 में पूछा गया। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर लेते हैं। संस्थात्मक प्रजातंत्र कुलीन तंत्र वाली भी हमने समझा ही दिया था आपको, कुछ मुट्ठीभर लोग इस सरकार को चला रहे हैं, है ना। बाद में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन देखो, अभी हमने डिस्कस भी किया था, कौन होगा, जनता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। बिल्कुल, संविधान की कठोरता नहीं, एकल। निम्नलिखित में कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ठीक है, आधारभूत तत्व में क्या होता है, सत्ता एक केंद्र, संविधान की कठोरता नहीं डिसाइड करेगी, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता भी नहीं करेगी, क्या करेगी, एकल कार्यपालिका, तभी अध्यात्म शासन प्रणाली का आधारभूत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन तो नहीं है ना, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, 2014 में 2016 में है। चलिए क्या है, अध्यात्मक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का स्वयं चयन करता है, राष्ट्रपति को भंग नहीं कर सकते,
बिल्कुल सही, यानी सभी के सभी डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस का जो उदय है सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? सर्वप्रथम कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32 का क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब लेकर के आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा ऊपर चला गया। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, बिल्कुल संविधान लिखित नहीं, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए नहीं, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है। सी, क्वेश्चन इज सी इज राइट आंसर। क्योंकि भाई दूसरी बार चुनाव है, 2024 में चुनाव है, जनता के पास ताकत है, दिखा दे जनता, बदलना चाहती तो बदल दे, रखना चाहती तो रख ले। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है किसको? साधारण पुरुषों महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व का सशक्त बनाने वाली पद्धति को, गतिशीलता दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, और समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो ऐसी बात है ना, देखो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यही है ना कि चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनकी बुद्धि और उनके चरित्र को क्रियाशील बनाता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में समान नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है, और एक अच्छा नागरिक को सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। यदि आप राजनीति में शामिल नहीं होंगे तो गधे तुम पे राज करेंगे, ये स्टेटमेंट ध्यान में है ना। अच्छा असक्षम, ऐसे ऐसे लोग 8वीं 9वीं फेल हैं और आपके ऊपर राज कर रहे हैं, मंत्री परिषद मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। सोच लीजिए क्या स्थिति है, यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, समाज जागरूक ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो क्या स्थिति होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, गलत बात। भारत में संसदीय शासन नहीं है, गलत बात है ना। और गणतंत्र पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये स्टेटमेंट हुआ। भारत राज्यों का तो संघ है, तो इसका मतलब वो थोड़े ना गणतंत्र है। गणतंत्र का डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे शासन वंशानुगत नहीं होता लोगों, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है वो भी चुनाव के माध्यम से आए, प्रत्यक्ष रूप से ही राष्ट्रपति, इसलिए आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, क्या अंतर्निहित है? सिंपल सा क्वेश्चन, अभी पिछला क्वेश्चन देखा था, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है ना। क्लियर। चलिए 37, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? अच्छा हाँ ये ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन है, संविधान लिखित और अन्वय है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। परिसंघीय का मतलब क्या है? केंद्र राज्य शक्तियों का वितरण। आंसर इज डी इज द राइट आंसर। कोई भी राष्ट्र संघात्मक होगा या एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर होता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो वह राज्य संघीय राज्य है। भारत का संविधान परिसंघीय है, क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। भारतीय संविधान कैसा है बताइए, ये तो बता ही दीजिएगा। नहीं कठोर नहीं लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, बताओ। देखो यहाँ पे जो सटीक शब्द है ना वो है अंशतः कठोर अंशतः लचीला, यानी भारतीय संविधान का को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, यानी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसका उपबंधों में कहा गया कि संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है कुछ उपबंध, जबकि कुछ उपबंधों को संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से कम, आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन, आधे से अधिक राज्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन भी होना चाहिए।
इस सेंस में देखोगे ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको कराया था, क्योंकि वहां पे न्यायिक समीक्षा ये दोनों में था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन दिया है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली के प्रावधान है, कारण उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। क्या होगा? देखो, भारत के संविधान में एक संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान तो है, और उसने एक शक्तिशाली केंद्र की रचना भी, केंद्र आपको शक्तिशाली भी दिखता है, लेकिन संघीय प्रणाली का प्रावधान होने के केंद्र का यदि वर्चस्व है या केंद्र का जो पावरफुल बनाया गया, इसके कारण परिसंघीय नहीं है ना। यानी कि दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करना है, यानी आंसर इज बी इज योर राइट आंसर। अच्छा, एक बात बताओ, संघीय प्रणाली का प्रावधान है और कह रहा है कि उसका कारण ये है कि केंद्र किस जो रचना की गई है, केंद्र का जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो पावरफुल है, ऐसा नहीं है। दोनों बातें अलग अलग सही हैं, लेकिन आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन नहीं है। क्यों नहीं? तो देखो, भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रावधान शक्तिशाली केंद्र की रचना करता है। इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन कथन का स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। दूसरा रीजन कहता है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं। भाई ये तो गलत हो गया ना। अरे यहाँ संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, लेकिन भारत एक संघीय राज्य नहीं, ये तो गलत है ना बात। यानी आंसर क्या हो गया? आंसर इज सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप कैसी है? संघीय है। मूल अधिकार न्यायालयों का प्रतिनिधि नहीं, केंद्रीय मंत्रालयों, बिल्कुल। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ठीक है, इससे क्या दर्शाती है कि हमारा स्वरूप संघीय है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में से प्रमुख है लिखित और कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद। ठीक है, यहां से आपको मिल गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कहता है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण देखिए, एक हरी मतलब सिंगल नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। एक हरी नागरिकता नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, देखिए संविधान है, ये भी है, ये नहीं है, अभी भी हमने देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? इसमें से कौन सा एकात्मक तत्व है? ठीक है, एकात्मक तत्व में कौन कौन आएंगे वो देख लीजिए। एकात्मकता का मतलब है कि टुवार्ड द सेंटर, है ना। तो देखो क्या क्या आएगा। अच्छा, यहाँ छत्तीसगढ़ भी ये ऑप्शन डाल दिया था क्या? यहाँ तो ये डाल रखा है। चलो देखो, इसमें आएगा कहाँ कहाँ आ रहा है? लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। देखो संविधान की सर्वोच्चता तो नहीं आएगी, ठीक है, वो एकात्मकता क्यों नहीं आती? तो कौन आएगा? अच्छा, राज्यों राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक, और शक्तियों का विकेंद्रीकरण एकात्मकता की ओर नहीं है, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, तो 5 हटा दो। राज्य की विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, हाँ ये सही है। और एक सर्वोच्च न्यायालय, ये एकात्मकता की ओर नहीं ले जाएगी, ये कौन लेके जाएगी? संवैधानिक संकट। संवैधानिक संकट होगा तो राज्य का पावर किसके पास चला जाता है? राज्य का पावर चला जाता है केंद्र के पास। यानी कि
होना चाहिए आंसर 4, 6 और 7। 4, 6 और 7, 4, 6। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चार। अच्छा देखो यहाँ दिया है कि विकल्प डी इज द राइट आंसर। सभी तत्वों में क्या है? क्रम संख्या 4, 6 और 7 लिखित तत्व है। भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक यूनिटरी एलिमेंट्री फीचर्स है। ठीक है, जबकि जो 1, 2, 3 था, 1, 2, 3 कौन सा था? 1, 2, 3 था लिखित, कठोर और संवैधानिक सर्वोच्चता। ये तीनों के तीनों परिसंघीय का लक्षण है। परिसंघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम का अनिवार्य तत्व। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा तरफ कुछ स्टेट यहाँ पे आर्टिकल दिया है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध किसमें है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 357। समवर्ती सूची और उसमें परिगणित विषयों पर संघ का अध्यारोही विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 254। राज्यों का नाम, भूगोल, राज्य बदलने के लिए संसद की शक्ति, अनुच्छेद 3 और 4। राज्यों को कमजोर वित्तीय शक्ति, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका, आर्टिकल 368। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित संवैधानिक एवं विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने के लिए राज्यसभा को की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व। मेंस का जब आप करे होंगे तो इन सब पे मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। याद रखिएगा, हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व? फिर सेम क्वेश्चन आ गया, संघीय एकात्मक व्यवस्था का तत्व है। ठीक है, बताइए कौन सा आएगा? राज्यपालियों की नियुक्ति, ठीक है, अभी विकेंद्रीकरण काट ही दिए थे। और क्या आ जाएगा? राजमा समान पद, ये भी सही है। ठीक, और क्या है? अखिल भारतीय से। ठीक है, आंसर इज 2, 3, 5। 2, 3, 5 बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? संघीय व्यवस्था से संबंधित, देखो ध्यान रखिएगा, वहां पे एकात्मक था, यहाँ संघीय व्यवस्था है। कौन सा है सही भाई? तो संविधान की मूल संरचना संघीय व्यवस्था के में प्रस्ताव की प्रस्तावना करता है। ठीक, ठीक है। एकात्मक झुकाव, उसमें सशक्त मिश्रण, दोनों संघ और राज्य विधायिका नहीं, ये नहीं होगा। तीसरा इज द स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। विधायिका वित्तीय और न्यायिक शक्तियों को संघ तथा उसकी इकाइयां मत विभाजित कर दी गई है। नहीं भाई, आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 एंड 2। देख लेते हैं। देखो, भारतीय संविधान में शासन का मूल संरचना का के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है। तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्य की तुलना में अधिक शक्तियां और एकात्मक झुकाव प्रदान करके इस अनुसार क्या हो गया? कथन 1 और 2 सही है और 3 और 4 गलत है। क्यों? क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा, विदेशिक मामले केंद्र से अलग नहीं है। बिहार ये नहीं कहेगा कि नेपाल के साथ हमें अपना रिलेशन बनाना है, हम तो अपना संबंध बनाएंगे फॉरेन कंट्रीज के साथ, है ना। इधर जम्मू कश्मीर कहेगा कि नहीं हम तो पाकिस्तान के साथ अपना संबंध बनाएंगे। उधर गुजरात कहे कि नहीं हम तो पंजाब के साथ अपना संबंध बनाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का राष्ट्रपति प्रोक्षतः निर्वाचित होता है, कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतात्मकता के साथ साथ जोड़ा गया है। ठीक, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और गणतात्मक का मतलब समझ ही रहे हो। आंसर इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। कहता है कि भारत का राष्ट्रपति प्रोक्षतः यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतात्मक के साथ जोड़ा गया, जिसमें कोई आनुवांशिक शासक नहीं होगा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ठीक है, राज्य के सभी पदाधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके अनुसार ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, फिर इसमें बताना है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं और दूसरा, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अच्छा, कह रहा है राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए जीवन रखते हैं, लोकतंत्र के लिए ब्लड है। ठीक है, और दूसरा कहते हैं कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो क्या रक्त है और इसके कारण ये स्टेटमेंट सही है? देखो एक बात,
राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि ए स्टेटमेंट सही और आर दोनों सही है, और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। कैसे? वो देखो, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्या है? ब्लड का काम कर रहे हैं। और यदि खराब कोई शासन होगा तो भाई उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? राजनीतिक दल ही होगा ना। यदि मान लो मेरे बॉडी है, अब मेरे बॉडी में सब कुछ संचरित करने के लिए हर जगह मिनरल्स और विटामिन पहुंचाने के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल है, और ब्लड ही खराब हो गया है ना, तो कह रहा है कि राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र के लिए ब्लड है ना, लाइफ लॉन्ग ब्लड है। और यदि खराब शासन होगा तो लोग किसको कोसेंगे? राजनीतिक दल को ही कोसेंगे। ठीक है, देखिए सॉरी, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रथ कहा गया है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण, नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। तो सत्य ना भाई कि लोग खराब प्रशासन होगा तो किसको कोसेंगे? राजनीतिक दलों को कोसेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? दल विहीन होना चाहिए। ध्यान रखना, ये दोनों लोगों ने बात की थी। ये बात महात्मा गांधी ने भी किया था और जयप्रकाश नारायण ने भी किया था। महात्मा गांधी ने खुद कहा था, स्टूडेंट बार बार कांग्रेस बीजेपी बोलती भी है कि महात्मा गांधी तो बोले थे आजाद होगा, तो बोला कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, हटाओ कांग्रेस, मत रखो, है ना। तो क्या याद रखना कि जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी दोनों ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण ही दल विहीन लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। रीजन कहता है कि विविधताओं के समंजन में से एक सशक्त, न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। देखो, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और साथ ही साथ आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसके तहत भारतीय राज्यों का संघ का वर्तमान में कितने जो राज्य 28 और 8 संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्यों के मध्य किया गया, और संघ राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली अधिक शक्तियां उसको प्रदान की गई है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक क्या है? राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना, जिसके कारण विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस तरह से क्या होगा? दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय कथन कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। रीजन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित है। आपको बताना है कि दोनों में से क्या है। क्या ए आर का सही व्याख्या है? सही, दोनों सही भी है, व्याख्या भी है, बिल्कुल। आंसर इज अ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लिखे देखोगे आधुनिक युग तक विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। जैसे कहता है कि युगों एवं काल में निरंतर परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित है। इसलिए दोनों क्या है? सही भी है। कथन एवं कारण दोनों सत्य होने के कारण कारण कथन की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार है। दूसरा, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। अब ये कह रहा है कि स्टेटमेंट दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की मान्य स्पष्टीकरण है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ये सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर सत्य है तथा आर ए का मान स्पष्टीकरण है। देखिए कैसे, क्योंकि महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र इनके
उनके व्यक्तिगत अधिकारों को रक्षा करके उन्हें आत्मसम्मान और गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण क्या है? देखो ये थोड़ा सा समझना होगा, विरुद्ध होने का कारण क्या है। इसके अनेक अनेक संविधान का अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, एक बड़े देश का शासन संबंधित है। ये यहाँ पे आंसर होना चाहिए सभी, तो ई ऑप्शन तो है नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य है। यही कारण है कि भारतीय संविधान इतना लंबा है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों पर, ये तो गलत हो गया। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा होती है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, ए स्टेटमेंट इज अ राइट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है और भारत के संविधान में राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान में कतिपय प्रावधानों में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देता है। इसमें से कुछ विद्वानों ने कहा कि संविधान को संघात्मक एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं। क्यों मानते हैं थे? किंतु भारतीय संविधान में एकात्मक प्रणाली के लक्षण लिए हैं, मूल रूप से संघीय संविधान है और ऐसा मानना ज्यादा उचित है। यानी ए इज अ राइट आंसर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये डी ऑप्शन क्यों गलत हो गया? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को, हाँ जनता, अरे प्रधानमंत्री की जनता का तो चुनाव हमारे यहाँ भी नहीं करते। हम तो केस को हम पार्टी को देते हो, जो पार्टी अपना बहुमत में आती है वो अपना प्रधानमंत्री बनाती है। तो कभी कभी देखते नहीं हो कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें पता रहता है क्या जनता को कि कौन प्रधानमंत्री बने, है ना? तो इसलिए ये स्टेटमेंट डी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये चैप्टर में क्वेश्चन काफी ज्यादा मिला है, ठीक है, तो बोर मत होइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा पानी वानी पीते रहना, मैं तो कंटिन्यू ले रहा हूँ उसको। ठीक है। जैसे बीच में देख रहे हैं कि खांसी वासी भी हो जा रहा है, तो काफी क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कि 75-80 क्वेश्चन है तो आज ही निपटा दें इसको, एक ही क्लास में निपटा दें, क्योंकि आपको बार बार 2 क्लास में ना जाना पड़े। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित कौन सा एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र भाई ये तो है। ठीक, यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये नहीं है। हमने कोई ट्रीटी करके सभी देशों को, सभी राज्यों को नहीं जोड़ा है, जिस तरह की अमेरिका की बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। 56 कहता है कि कथन और कारण यहां भी है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को असंघात्मक कहा जाता है। रीजन, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। देखो, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक परीक्षण का अधिकार है, इसके कारण भारतीय संविधान की व्यवस्था को असंघात्मक नहीं कहा जाता है। यानी दोनों बात तो सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सीधी व्याख्या नहीं करता है। आंसर इज बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57, भारतीय संविधान में, अच्छा इसको भी बता दें, जो इसको देख लो, यहाँ पे कौन कौन सा आर्टिकल है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है, इसमें अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु एबल प्रबल रूप से एकात्मक यानी कि केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, समान स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति के दौरान यह पूर्णतः एकात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? अब इसीलिए इसी गुण के कार्य से अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायिक परीक्षण की शक्ति प्राप्त है और संविधान के विभिन्न अनुच्छेद यानी कि 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और 372 आदि को उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। क्लियर? जो अनुच्छेद वाली जो वीडियोस है उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि ये आपको याद हो जाए। 57, भारतीय संविधान और संघात्मक है, कारण भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। सही उत्तर का
चयन कीजिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का वर्णन वही बात है, अर्ध परिसंघीय है। कहीं एकात्मक भी कहा गया। आप इमरजेंसी के केस में देखते हो किस तरह का कंडीशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? संघीय, एकात्मक, संसदीय, प्रकृति में संघीय। हाँ, प्रकृति में संघीय, लेकिन भावना कैसी है? एकात्मक। आंसर इज डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि भारतीय संघवाद का सहकारी संघवाद किसने कहा था? ऑस्टिन, हमने देखा ही था भारतीय संघवाद। दूसरा, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? ये भी हमने देखा था, केसी व्हीलर। 61, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका एक है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। हमने अभी देखा ही था स्टार्टिंग वाले में, केसी व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसी एक कथन है कि संविधान की संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? बिल्कुल, ये भी हमने स्टेटमेंट देखा था, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 63, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? यहाँ पे हर्बर्ट साइमन नाम के थे, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। याद रखिएगा कि जो हर्बर्ट साइमन है, हर्बर्ट साइमन ने कहा कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए स्वीकार किया था। जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और F.W. डिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया। ये बात को आपको याद रखना है। 64 नंबर क्वेश्चन, विधि और स्वाधीनता के बीच उपयुक्त संबंध है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? बिल्कुल, बी इज राइट आंसर। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, कानून ही नहीं है तो फिर स्वाधीनता किस बात की, है ना? यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। यह कथन विधि और स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जॉन लॉक, फिलॉसफी यदि आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो सुन लो। जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। यदि मान लो स्वाधीनता है और तुम कहो कि हमें स्वतंत्रता है, हम तो रात को लाउड स्पीकर बजाएंगे, छत पे खड़ा होकर के बर्थडे पार्टी मनाएंगे, तो कानून होनी चाहिए ना भाई। तो बिना विधि का कानून में स्वतंत्रता नहीं हो सकती, तो विधि होना चाहिए। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है, याद रखिएगा। आपकी राइट, योर फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, है ना? आपका फ्रीडम एकदम वो नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, तब तक प्रतिबंध कर सकती है। इसीलिए कहा गया कि जो कोई कानून नहीं वह कोई स्वतंत्रता नहीं, यानी जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, याद रखिएगा, फ्रेड डब्ल्यू डिक्स। विकास प्रशासन की अवधारणा को फ्रेड डब्ल्यू डिक्स ने संबंधित है, क्योंकि अपनी उनकी एक पुस्तक थी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उनमें उस किताब में उन्होंने लिखा था, विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के समानताओं का समर्थक है? ध्यान रखना, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों की बात करता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों। हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल जो थे वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार कहा जाता है कि अब हमारे सामने अनेक प्रकार का प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों के में समान रूप से लाया जा सकता है। यह स्टेटमेंट उनका था। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था W.B. डॉनहम ने।
डब्ल्यू बी हॉर्न ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसी मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण। क्वेश्चन नंबर 68, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा से एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। ठीक है, प्रधान निर्वाचित राजा एक, हाँ, सर्वोच्च शक्ति राजा में नहीं थे, ये गणतंत्रीय अवधारणा से नहीं है। ठीक है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? विधि के शासन के रूप में, तो विधि के शासन में शक्ति का परिसमन, ठीक है, विधि के समक्ष समता, ठीक है, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, सही है, सरकार के प्रति जन अधिकार, जन उत्तरदायित्व, नहीं, सी इज द राइट आंसर, 1, 2 और 4 ये राइट आंसर है। क्योंकि डाइसी ने अपनी पुस्तक में लिखा था, उनका पुस्तक का नाम था द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, में कहा था कि विधि की सर्वोपरिता, विधि सबसे ऊपर है ना, यानी विधि सर्वोच्च है, याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था विधि के समक्ष समता, यानी विधि के लिए सभी समान है, क्या राजा क्या गरीब, सब कोई कानून से ऊपर नहीं है। तीसरा, विधिक भावना की प्रबलता, यानी कि संविधान के समान सिद्धांत व्यक्तियों का अधिकार स्वतंत्रता का निर्धारण करने वाले न्यायिक निश्चयों का परिणाम है, यानी सरकार के प्रति जन उत्तरदायी विधि के शासन के लक्षण नहीं है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 70, परिभाषा से क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। देखो ये स्टेटमेंट आईएएस का है और ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है, यार ध्यान से समझना स्टेटमेंट बोलो। जो जो राज्य की सत्ता के हित में, अरे भाई राज्य की सत्ता के हित में थोड़ी ना व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभाव करोगे कि राज्य का फायदा है इसलिए किसी को बोलने मत दो, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता को प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, बिल्कुल ये बात है, आंसर इज बी इज राइट आंसर। अब लोग बोल रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि राज्य के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप राज्य के बचाने के लिए लोगों का सत्ता को, लोगों की अभिव्यक्ति को बंद कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। 71, परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार? यदि क्वेश्चन अच्छा आईएएस प्री 2020 में क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, ये पूछ दिया कि अर्थ क्या है। तो संवैधानिक सरकार का ये नहीं है कि विधानमंडल द्वारा सरकार होगी वो संवैधानिक सरकार है, या लोकप्रिय सरकार है, बहुदलीय सरकार है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार, यानी सरकार है उसके तीनों अंग, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत संविधान है, और ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। यानी संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों, नीतियों कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। इसलिए संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? सीमित सरकार। लोकप्रिय सरकार सबको फ्री में बांट दो, बाद में बोलो कि हमारा तो ट्रेड डेफिसिट हो गया है, तो हमारा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा रखा है, हमारे पास कोई पैसा ही नहीं। आप पाकिस्तान का हाल है ना। तो लोकप्रिय बनने के लिए तो आप सबको स्कूटी और सबको मोबाइल और सबको सबको फ्री में बांट दो, तभी तो लोकप्रिय हो गए ना। ये संवैधानिक सरकार का मतलब है। संवैधानिक सरकार का मतलब है तीनों, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का स्रोत का संविधान से। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक को आप स्वतंत्रता की सर्वोदय उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? किसको करेंगे आप? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ करने के अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। देखो, यदि हमें राज्य व्यवस्था के संदर्भ में किसको करना है? स्वतंत्रता को। यहां याद रखना है एप्रोप्रिएट आंसर, सबसे बेस्ट आंसर कौन है? देखो, ऐसा कोई नहीं है कि राजनीतिक शासक उसके तानाशाही के संरक्षण यदि आपको मिलता है स्वतंत्रता हो जा रही है। अरे भाई, आपको स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर होना चाहिए। विकसित का मतलब 360 डिग्री हो गया ना। इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर है तो इसका मतलब थोड़ी ना इच्छा तो किसी को कुछ बहुत कुछ अलग अलग इच्छाएं करने लगेंगे।
तो सबकी इच्छाएं पूरी करना है, स्वतंत्रता थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। इच्छाएं तो अनंत है। अब इसको एक थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन बड़ा दे दिया है। अब देखेंगे कि राज व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म व्यक्ति की योग्यता का विस्तार, है ना, यानी उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना, ये ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73। भारत में समानता के होने का निहितार्थ क्या है? भारत में, सॉरी, समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है क्या? विशेषाधिकार का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धाओं का अभाव, या विचारधारा का? देखो, विचारधारा का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का विचारधारा का अभाव कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो फिर वो समाज डेवलप भी नहीं कर पाएगा। तो कंपटीशन तो होनी ही चाहिए ना, है ना, कि हम भी अच्छा करें, दूसरा भी अच्छा करे तो हम भी उसे देख करके अच्छा करें। अवरोधों का अभाव कुछ हद तक कह सकते हो, ठीक है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट बताना है, क्योंकि यही इसका पेपर है, इसमें लिखा है सबसे सुटेबल कौन लग रहा है? विशेषाधिकारों का अभाव। ये ताज नवाब नवाब या खान बहादुर इस टाइप का जो टाइटल लेकर के क्या बोलते हैं उसको, राय बहादुर, खान बहादुर, इस टाइप का जो टाइटल लेते हैं ना, इन सब तक का हटाना ही समाज में समानता का एक निहितार्थ होता है, ठीक है। यानी समानता का समान अर्थ क्या है? रंग, नस्ल, धर्म, जाति आदि, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न किया जा सके, इसलिए क्या करोगे? विशेषाधिकार नहीं देना है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच क्या निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं समान है? ध्यान रखना, यहाँ समान पूछा है, न कि डिफरेंस पूछ रहा है। तो समान क्या क्या? असीम शक्तियां केंद्र के पास, असीम शक्तियां राजाओं राज्यों के पास, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, राज उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। क्या होगा आंसर? बिल्कुल, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, ये समानता है, यानी आंसर इज राइट आंसर। कैसे? किसी विधेयक पर कोई कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति वीटो के रूप, पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। कोई कार्यवाही न करने की शक्ति हमने पॉकेट में रख रखा है, हम कभी हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे कंफर्म है। भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों के पास कैसा है? पॉकेट वीटो की शक्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह शक्ति भारतीय संविधान की शक्ति के अपेक्षा कैसी है? छोटी है। क्यों? क्योंकि उस विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में, पॉकेट वीटो के संबंध में कोई टाइम डिफाइन नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में शीर्ष शक्तियां केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास है। अमेरिका में उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन में, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन में ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी? सुशासन की बाधाओं की, गुड गवर्नेंस की कौन सा बाधा है? तो पहला बोला शासन में नैतिकता, दूसरा नागरिकता केंद्रित प्रशासन, शासन की केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा, और स्थानीय शासन। ध्यान रखना, दूसरे प्रशासनिक आयोग। तो जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात थी, तो प्रशासनिक रिफॉर्म की बात जो था, तो जो दूसरा प्रशासनिक आयोग बना था उसमें बी जो ऑप्शन है ना आपका, ये है नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। इसको बाधा के रूप में पहचान किया गया था, जिसमें कहा गया कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में संख्या 12 में नागरिक केंद्रित प्रशासन यानी शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई और सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान में विविधताओं में एकता की उन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थानों को आवश्यक माना गया? विविधताओं में एकता, ध्यान रखिएगा, यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी में यूनिटी को जो देखने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय परिषद है, विकास परिषद है, वित्त आयोग भी है, क्षेत्रीय परिषदें भी हैं, एक न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय, यानी कि डी इज अ राइट आंसर, सभी के सभी माना गया है। देखो, भारतीय संविधान में विविधताओं में एकता को प्रमुख करने हेतु
सभी संस्थानों का आवश्यक माना गया। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोत्साहित करता है, जिसमें संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में या संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। याद रखना कि राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल 280, केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। यानी कि भारत में जो एकल न्यायिक व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। उसमें उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च है और उसके द्वारा दिए गए निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। यानी आर्टिकल 312 में जो बात की गई है अखिल भारतीय सेवाओं का, वो भी संघ और राज्य दोनों के लिए। इस तरह से आंसर क्या हो गया? आंसर इज डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसाधनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघता की ओर खिसकी? केंद्रीयता से संघात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी हुई है। 1960 के दशक, 1970 के दशक, ये थोड़ा सा ध्यान वाली पार्टी है, क्योंकि देखोगे कि कब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, है ना। राज्य में केंद्र की सरकार कोई और बनेगी, राज्य में किसी और की सरकार बनेगी, फिर देखना कैसा रिलेशनशिप बनता है। कहता है कि 1960 और 70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा। अरे जब तक नेहरू थे तो केंद्र में भी सर कांग्रेस, राज्य में भी कांग्रेस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन जैसे ही सरकार बदलने लगी, केंद्र में किसी और का सरकार, राज्य में किसी और का सरकार, कॉन्फ्लिक्ट देखो शुरू हो जाता है। अभी देखते नहीं हो, अभी बिहार में और केंद्र में देख लो, यूपी और केंद्र में देख लो, कोई टेंशन नहीं होगा। राजस्थान में देखो कांग्रेस है, दिल्ली में बीजेपी है, अब देखो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो जाता है। तो जहां दूसरे दल की सरकार है वहां कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि कहानी कहां से शुरू हो रही है? 1960-70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगता है और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल जाते हैं। परंतु वास्तव में भारत में संसाधनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघात्मक की ओर 1980 के दशक में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस की पार्टी का बहुमत नहीं रहा, बहुत मात्रा में। तो वो था 1980 वाला दशक। आंसर इज सी इज द राइट आंसर। शुरुआत तो नेहरू के मृत्यु के बाद ही से शुरू हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत कहानी रहती है। लेकिन जैसे ही कहानी 1980 के दशक का आता है, पूरा कहानी होता है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। तो ये आज का सेशन रहा जो हम लोगों ने किया है, और इसमें लगभग 77 क्वेश्चन थे, काफी लंबा क्वेश्चन था। मैं सोचा था कि इस वीडियोस को हम 2 भाग में कर दें, लेकिन मैंने कोशिश किया कि नहीं, चलो एक ही वीडियोस हो जाए, ताकि आप लोग थोड़ा सा स्पीड को इसको बढ़ा लीजिएगा 1.5 या 1.25 के, जहां पे मेरी आवाज आपको क्लियर समझ में, है ना। जल्दी ज्यादा करोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ, तो वहां पे कर लीजिएगा। और आगे के सेशन में फिर हम लोग कोशिश करेंगे, जो छोटे टॉपिक्स होंगे ना उसको हम एक ही वीडियोस में डालने की कोशिश करेंगे, ताकि जितना आपको फायदा और बेनिफिट उसका मिल सके। और कोशिश हम करेंगे कि वीडियोस में जो क्वेश्चंस है उसके आंसर जो मैं हाइड कर रहा था, क्वेश्चन में सॉल्यूशन जो आंसर की था वो हाइड मैं इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार स्क्रीन पे जब क्वेश्चन आए ना तो आपके मन में वो आ जाए, है ना। आपने पहले से सुना है या आपने पहले से पढ़ रखा है, तो एक बार आप रिकॉल कर सको, थोड़ा सा दिमाग को जोर डाल सको। बाकी तो हम आंसर और एक्सप्लेनेशन तो आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हम लोग कल देखते हैं। चलिए।